नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड एल्कोहल। आज हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने एल्कोहल के बनाने की कुछ मेथड्स के बारे में अध्ययन किया था। आज जो रिमेनिंग्स जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के मेथड्स हैं प्रिपरेशंस के, उनके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रॉम एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम एसिड्स अम्लों व अम्ल व्युत्पन्नों से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो हमने पिछले भी अध्ययन किया था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा अभिकर्मक है, रिएजेंट है, जो कि एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स को डायरेक्टली प्राइमरी एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो और ख़ास बात यह है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की कि ये हाइड्राइड डोनेट करता है और इसके चारों हाइड्रोजन्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं इस डोनेट करने के लिए। तो ये रिएक्शंस हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये एसिड्स डेरिवेटिव्स हैं। एसिड्स डेरिवेटिव्स RCO और यहाँ जेड की जगह यदि मैं OH लेता हूँ तो क्या बनता है, एसिड बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि इस जेड की जगह ग्रुप क्या जोड़ दूँ, Cl या हेलो ग्रुप जोड़ दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हेलाइड्स, एसिड हेलाइड्स। यदि मैं NH2 ग्रुप जोड़ दूँ जेड की जगह, तो यहाँ पे हमें एमाइड प्राप्त होगा। और यदि इस जेड की जगह RCO जेड जो ग्रुप है, जेड की जगह मैं OR अटैच करता हूँ तो हमें प्राप्त होगा एस्टर्स। एंड जेड की जगह OCOR अटैच करता हूँ तो हमें एमाइड प्राप्त होता है। ये सारे जेड के इक्वल में OH Cl NH2 OR OCOR ये रखने पर, जोड़ने पर हमें एसिड्स व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, एसिड्स डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। तो हम रिएजेंट के तौर पर एसिड्स लें या एसिड डेरिवेटिव्स लें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स इनको किस में रिड्यूस कर रहा है, इनको प्राथमिक एल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर रहा है। और ये जो एसिड्स डेरिवेटिव्स को हमने अभी जाना है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्राइमरी एल्कोहल में। तो RCH2OH हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। और इसी प्रकार हम एक और बनाने की विधि है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स हैं वो nitrous acids reactions with nitrous acids gives a mixture of 1 degree and 2 degree alcohols along with little alkene। लिटिल एल्किन रिएक्शंस हैं, प्राइमरी एमीन है, वो नाइट्रस एसिड्स के साथ अभिक्रिया करके हमें उत्पाद के रूप में प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल का मिक्सर प्राप्त होता है और कुछ अमाउंट में हमें एल्कीन भी प्राप्त होती है। नाइट्रस एसिड जो HNO2 है वो कैसे बनता है, ये बनता है सोडियम नाइट्राइट व HCl की क्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है, HNO2 प्राप्त होता है। और ये HNO2 प्राइमरी एमीन से क्रिया करके वो प्राथमिक एवं द्वितीयक एल्कोहल्स का मिक्सर तथा कुछ अमाउंट में एल्कीन भी बनती है। मैकेनिज्म्स में हम बेहतर समझ पाएंगे, तो पहले हम कुछ थियोरेटिकल पार्ट के बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। व्हेन वी टेक मैथिलेमीन, यदि हम मैथिलेमीन लेते हैं CH3NH2, तब हम प्राथमिक द्वितीयक ये जो एल्कोहल है ये हम कुछ मात्रा में प्राप्त करते हैं, लेकिन मेजर अमाउंट में हमें क्या प्राप्त होता है, मेजर अमाउंट में हमें ईथर प्राप्त होता है, डाई मैथिल ईथर। तो इसकी भी मैकेनिज्म्स हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम प्राथमिक एमीन है उसकी HNO2 के साथ कैसे रिएक्शंस हो रही है आप देखिए स्क्रीन पे। यहाँ हमने लिया है एग्जाम्पल्स प्रोपेन 1 एमीन। प्रोपेन 1 एमीन HNO2 के साथ रिएक्शंस करके हमें उत्पाद के रूप में प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और कुछ मात्रा में प्रोपीन यानी एल्कीन प्राप्त हुई है, N2 गैस बाहर निकली है और H2O यानी जल का अणु भी बना है। तो ये 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल प्लस एल्कीन का मिक्सचर प्राप्त हुआ। इसकी क्रियाविधि इस प्रकार है, ये रिएक्शंस इस प्रकार संपन्न हुई। सबसे पहले हमने ये जो सोडियम नाइट्राइट है NaNO2 प्लस HCl की क्रिया करवाने से हमें क्या प्राप्त हुआ है, HNO2 नाइट्रस एसिड प्राप्त हुआ। ये नाइट्रस एसिड्स किससे क्रिया करेगा,
प्राइमरी एमीन से, प्राइमरी एमीन ये है, हमने प्रोडक्ट के रूप में हमने लिया है प्रोपन 1 एमीन। तो इससे क्रिया करके हमारे पास ये देखो डाई एजोनियम साल्ट बना है, डाई एजोनियम प्रोपेन डाई एजोनियम साल्ट बना है, CH3 CH2 CH2 N2 प्लस Cl माइनस। यहाँ से जो डाई एजोनियम साल्ट बना है, यहाँ से N2 गैस बाहर निकली, यह N2 गैस बाहर निकल गई और यहाँ Cl माइनस बाहर निकला है। और हमें यहाँ देखिए दो प्रकार के कार्बोनियम आयन प्राप्त हुए हैं। यदि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ प्लस का चार्ज आ गया, और प्लस का चार्ज आने से ये प्राथमिक कार्बोनियम आयन बना है। और प्राथमिक कार्बोनियम आयन पुनर्विन्यास होकर के यहाँ CH2 से A को H यहाँ इधर शिफ्ट होकर के यहाँ क्या हुआ है, हमें 2 डिग्री कार्बोनियम आइंस भी प्राप्त हुआ है। तो हमें दो प्रकार के कार्बोनियम आइंस प्राप्त हुए हैं, 1 डिग्री कार्बोनियम आइंस एंड 2 डिग्री कार्बोनियम आइंस। किसकी क्रिया से? प्राथमिक एमीन्स की। यदि हम NaNO2 और HCl की उपस्थिति में रिएक्शंस करवाते हैं तो डाइजोनियम साल्ट बना, डाइजोनियम साल्ट से N2 गैस बाहर निकली और Cl बाहर निकला, कार्बोनियम आयन बने दोनों प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक और द्वितीयक कार्बोनियम आयन्स बनने से अब इनकी अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं। तो जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये हम प्राथमिक कार्बोनियम आयन्स की बात कर रहे हैं, इसकी दो कंडीशन है। यदि जल के साथ अभिक्रिया हो रही है तो हमारे पास देखिए ये प्राथमिक एल्कोहल बना, और यदि यहाँ कार्बोनियम आयन्स है, यहाँ से H+ लीव हुआ है, ये CH2 से इस पड़ोस वाले एक H है वो H+ के रूप में बाहर निकला। H+ के रूप में बाहर निकलने से हमें यहाँ क्या प्राप्त हो गया, डबल बॉन्ड प्राप्त हुआ है। तो ये प्रोपीन भी प्राप्त हुई है हमें। और इसी प्रकार मैं सेकेंडरी कार्बोनियम आयन्स की बात कर लेता हूँ। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन्स ये रहा उत्पाद के रूप में। इसकी भी दो कंडीशन है, जल के साथ क्रिया करके क्या बन सकता है, यहाँ OH जुड़ सकता है, यहाँ OH जुड़ सकता है, और ये जल के साथ क्रिया करके हमें OH प्राप्त हो और 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। और यदि यहाँ से H+ बाहर निकला है, यहाँ निकलो चाहे यहाँ से निकला हो, तो H+ के बाहर निकला है तो यहाँ हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड या यहाँ डबल बॉन्ड प्राप्त हो सकता है। तो एक एल्कीन भी प्राप्त हुई है कुछ मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में। तो ये जो प्राथमिक एमीन है HNO2 के साथ क्रिया करके 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, जैसा कि हमने अभी मैकेनिज्म्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि कैसे 1 डिग्री बनता है, कैसे 2 डिग्री बनता है और कैसे स्मॉल अमाउंट में एल्कीन बनती है। तो ये प्राथमिक एमीन्स की क्रियाविधि हमने देखी HNO2 के साथ। लेकिन अब एक बात मैंने पहले ही बताई कि जब मैथिल एमीन क्रिया करता है HNO2 से नाइट्रस एसिड से, तो क्या होता है कि डाईमेथिल ईथर बनता है मुख्य उत्पाद। तो ये डाईमेथिल ईथर मुख्य उत्पाद के रूप में क्यों बनता है, तो इसकी भी क्रियाविधि हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। यह है मैथिल एमीन। इस मैथिल एमीन की अभिक्रिया NaNO2 HCl से करवाने पर हमें यहाँ मैथिल कार्बोनियम आइंस बनता है। ये मैथिल कार्बोनियम आइंस देखिए, ये मैथिल एमीन है, HNO2 से क्रिया करके डाइएजोनियम साल्ट बनेगा। डाइएजोनियम साल्ट बनने के बाद N2 गैस बाहर निकलती है, Cl माइनस बाहर निकलता है और एक कार्बोनियम आयन बनता है। ऊपर की मैकेनिज्म्स मैंने समझाने का प्रयास किया है कि कार्बोनियम आयन्स कैसे बनता है। तो यहाँ सिर्फ मैथिल पार्ट है, तो CH3 जो प्राथमिक कार्बोनियम आयन बना है, और प्राथमिक कार्बोनियम आयन अब यहाँ से एक H+ निकलना पॉसिबल नहीं है, तो ये जल के अणु से जुड़ता है, और जल के अणु में यहाँ इस कार्बन पे प्लस का चार्ज मतलब कमी है, और H2O यानी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस कार्बन की कमी को ये पूर्ति करेगा। तो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन से। तो ये ऑक्सीजन जुड़ा कार्बन से, यानी कि जल का अणु इस मेथिल कार्बन जो प्राथमिक कार्बोनियम आइंस हैं वहाँ जुड़ गया है, और CH3OH2 ऑक्सीजन का एक Lp काम आ गया बॉन्ड बनाने में। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण यहाँ ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस का चार्ज आ गया। और अब यहाँ इस कार्बोकेटाइंस बना है उच्च विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पे, तो ये अनस्टेबल है। तो यहाँ ये ऑक्सीजन पे 2 H जुड़े हुए हैं, तो एक H माइनस H+ के रूप में निकल जाएगा, और हमें क्या प्राप्त होगा, मैथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। और मैथिल एल्कोहल
मेथिल एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास अब पुनः 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्रिया क्रिया जो रिएक्टेंट है मेथिल कार्बोनियम जो कार्बोकेटाइंस हैं वो पहले से उपस्थित हैं, वो मेथिल एल्कोहल से पुनः क्रिया करके एक अणु कार्बोकेटाइंस है, प्राथमिक कार्बोकेटाइंस मेथिल एल्कोहल से क्रिया करके मेथिल एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है इसके ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और वो मेथिल कार्बोकेटाइंस पे अटैक करेगा और मेथिल जुड़ जाएगा कहाँ से, ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन से मेथिल जुड़ा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स काम आ गया मेथिल कार्बोकेटाइंस की ओर बंद बना है, तो यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आ गया और ऑक्सीजन जो उच्च विद्युत ऋणी है और यहाँ प्लस का चार्ज, ये अनस्टेबल वाली बात है, तो यहाँ से H प्लस के रूप में बाहर निकल गया और H प्लस के रूप में बाहर निकलते ही हमें क्या प्राप्त हुआ, डाई मेथिल ईथर प्राप्त हुआ। तो इस प्राइमरी एमीन और HNO2 की केसेस में यदि हम मेथिल एमीन लेते हैं तो हमें मेजर अमाउंट के अंदर उत्पाद क्या मिलेगा, डाई मेथिल ईथर मिलेगा, जो कि मैंने अभी मैकेनिज्म्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। एक बार पुनः समझ ले मैकेनिज्म्स, ये कुछ अपवाद है। देखिए मेथिल एमीन है, इस मेथिल एमीन की NaNO2 और HCl से क्रिया करवाने पर डाई एजोनियम साल्ट बनता है, मेथिल डाई एजोनियम साल्ट। मेथिल डाई एजोनियम साल्ट टूटता है तो N2 गैस बाहर निकलती है, Cl माइनस निकलता है और CH3 प्लस कार्बोकेटाइन बना। CH3 प्लस कार्बोकेटाइन पर जल का अणु अटैक करता है क्योंकि जल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कार्बोकेटाइन्स पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है और कार्बोकेटाइन्स के कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये जल का अणु जुड़ गया और ऑक्सीजन पे क्या हो गई, कमी हो गई। इस ऑक्सीजन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कमी H प्लस सहन नहीं कर पाएगा ये, तो यहाँ से तुरंत H हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर लेते हुए H को H प्लस के रूप में बाहर निकाल देगा और यहाँ CH3OH मेथिल एल्कोहल बन गया। मेथिल एल्कोहल बनना प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टेंट में अभी कार्बोकेटाइन आयन और मौजूद हैं CH3 प्लस, तो ये मेथिल एल्कोहल से CH3 प्लस यानी कि कार्बोकेटाइन्स और मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीजन पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिच हैं ऑक्सीजन के LP कार्बोकेटाइन की ओर अट्रैक्ट होते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, तो ऑक्सीजन से और कौन जुड़ गया, ये मेथिल पार्ट जुड़ गया। तो ऑक्सीजन से 2 मेथिल जुड़े हुए हैं और ये ऑक्सीजन पे पुनः प्लस का चार्ज आया, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी की पूर्ति के लिए ये ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन के बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रखते हुए H को रवाना कर देगा, H प्लस के रूप में बाहर निकाल देगा और इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ है डाई मेथिल ईथर। अब बात करते हैं हम बाई फर्मेंटेशंस, किण्वन विधि के द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। किण्वन विधि, एथेनॉल इज इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसेस बाय द फर्मेंटेशन। क्या है ये, एक जो गन्ना फैक्ट्री हैं, गन्ना से कैन शुगर से जो शुगर बनाने की फैक्ट्रियाज हैं उनका जो वेस्ट होता है, सॉरी उसको मोलासेज कहते हैं, माल्टोज नहीं मोलासेज। तो ये मोलासेज है, इस मोलासेज से जो शुगर बनाने की, शक्कर बनाने की फैक्ट्री है, शुगर बनाने की फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको मोलासेज कहते हैं। इस मोलासेज के किण्वन के द्वारा हम एथिल एल्कोहल बना सकते हैं इंडस्ट्रियल तौर पर, औद्योगिक तौर पर, बड़े पैमाने पर। तो ये कैसे संभव हुआ, ये जो मोलासेज है इसको हम पानी के साथ डाइल्यूट करते हैं, इसकी सांद्रता को घटाते हैं, जहाँ शुगर की सांद्रता कितने तक पहुँच जाए, 10% तक पहुंच जाए, इतना हम इसमें पानी मिलाते हैं। फिर हम इसको बॉईल करते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं मोलासेज को, और गर्म करके इसमें अम्ल मिलाते हैं। अम्ल इतना मिलाते हैं कि इस जो सॉल्यूशन बना है इसकी pH लगभग 4 के करीब पहुंच जाए। अब इस सॉल्यूशंस को हम वाल्ट कहते हैं, इस सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, वाल्ट। और इस वाल्ट में हम क्या मिक्स करते हैं, यीस्ट मिक्स करते हैं, यीस्ट मिक्स करते हैं और टेम्परेचर हम मेंटेन रख रहे हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और बहुत बड़े टैंक में ये प्रक्रिया करवा रहे हैं। तो इसको हम रिएक्शंस के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं। रिएक्शंस के माध्यम से समझने के लिए ये देखिए सुक्रोज है, और ये सुक्रोज और H2O इन्वर्टेज एंजाइम्स हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, यीस्ट में इन्वर्टेज एंजाइम्स हैं, और ये सुक्रोज कहाँ किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज और
फ्रक्टोज में। वो जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर रख रहे हैं इस वाल्ट का, इस मिक्सर का, और यीस्ट भी डाला हुआ है उसमें, तब जो सुक्रोज है, यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को किस में तोड़ देंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देंगे। और यीस्ट के अंदर एक और एंजाइम है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज का जायका ही चेंज कर देता है ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये फर्मेंटेशंस की अभिक्रिया में ये कुछ रिएक्शंस, रासायनिक परिवर्तन हुए हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हुई है, मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया है। और यदि ये मोलासेज के स्थान पर यदि कुछ स्टार्च हो तो स्टार्च के केसेस में भी कुछ रिएक्शंस होती हैं और फर्मेंटेशंस भी होता है और एल्कोहल प्राप्त होता है हमें। तो स्टार्च के केस में हम क्या करते हैं, जो स्टार्ची मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट होता है, मास में कन्वर्ट होता है। और ये मास किस से रिएक्ट करता है, रिएक्टेड विथ माल्ट फ्रॉम जर्मिनेटिंग बेरी विच कंटेन दी एंजाइम डाई स्टेज। तो ये स्टार्च का मटेरियल है, वो डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मार्स है या माल्ट है, ये जो स्टार्च है, स्टार्च डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, डाइस्टेज एंजाइम है जो न्यू जर्मिनेटेड कुछ बेरी है उनमें ये जो डाइस्टेज एंजाइम्स पाया जाता है और कन्वर्टेड इनटू स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज के अंदर। और ये माल्टोज है द रिजल्टिंग मिक्सर इन द सब्जेक्टेड टू फर्मेंटेशंस विथ यीस्ट इन द यूजुअल मैनर यील्ड एल्कोहल। तो इथेनॉल प्राप्त करते हैं हम। तो इस मिक्सर में माल्टोज हमें प्राप्त हुआ है और इसमें हम यीस्ट मिलाते हैं तो हमें भी इथेनॉल प्राप्त होता है। तो इथेनॉल की ये रिएक्शंस देखिए, स्टार्च है, इस स्टार्च में जब जो डाइस्टेज एंजाइम है जो किस में उपस्थित है, माल्ट में, ये डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोज के अंदर। और ये माल्टोज हमने बाद में यीस्ट मिलाया था, तो यीस्ट में एक और एंजाइम है माल्टेज। तो ये माल्टेज एंजाइम्स क्या करता है, माल्टोज को 2 अणु ग्लूकोज में तोड़ देता है और 2 अणु ग्लूकोज में तोड़ने के बाद में तो आपको पता ही है यीस्ट में क्या उपस्थित है, जाइमेज है जो ग्लूकोज का जायका चेंज कर देता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो एथिल एल्कोहल हमें प्राप्त हुआ और 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, 2 अणु। ये तो हमें जो इंडस्ट्रियल मेथड्स हैं, औद्योगिक विधियों से हमें जो एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ है, लार्ज अमाउंट में हमें जो इथेनॉल प्राप्त हुआ है, इस इथेनॉल को हम क्रूड इथेनॉल कहते हैं, क्रूड इथेनॉल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है, याद रखना आरपीसी के अनेक एग्जाम्स में ये पूछा गया सवाल है, रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या है, क्रूड इथेनॉल क्या है। तो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि रेक्टिफाइड स्प्रिट 95% इथेनॉल है या 94 है या 92% इथेनॉल है। तो हमें ध्यान रखना है इसका कि इट कंटेंस 95% ऑफ इथेनॉल, इट इज़ कॉल्ड रेक्टिफाइड स्प्रिट या क्रूड इथेनॉल। नेक्स्ट हम, ये तो क्रूड इथेनॉल है, अभी 95% ही इथेनॉल हम प्राप्त कर रहे हैं। हम इसको प्योर यानी कि 100% इथेनॉल कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए एक मेथड है, आप यहाँ देखिए, प्रिपरेशन ऑफ प्योर इथेनॉल। प्योर इथेनॉल के बनाने की विधि क्या है, यानी 100% जो इथेनॉल है, तो इस रेक्टिफाइड स्प्रिट या क्रूड इथेनॉल के अंदर हम क्या मिला देते हैं, बेंजीन मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, बेंजीन। बेंजीन के मिक्स करने से हमें जो मिक्सर प्राप्त होता है और इस मिक्सर का हम क्या करते हैं, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन करते हैं। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशंस में हमें एजियोट्रोप मिक्सर प्राप्त होता है। एजियोट्रोप मिक्सर जानते हैं, एजियोट्रोप मिक्सर्स में 95.4% एल्कोहल होता है उस मिश्रण में और 4.6% वाटर होता है। इसको हम एजियोट्रोपिक मिक्सर कहते हैं और एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन करने से हमें यह रेशियो ही आगे हमें आश्रित होने पर उस लिक्विड में प्राप्त होता है।
तो एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन से हमें 3 प्रकार के मिक्सर प्राप्त होते हैं। एजोट्रोपिक जो मिक्सर है उससे हमें कितने प्रकार के कितने भाग प्राप्त हो रहे हैं मिक्सर के। एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन से हमें मिक्सर्स गिव्स 3 फ्रैक्शंस, 3 भाग प्राप्त होंगे और 3 भाग जो हमें मिल रहे हैं इस डिस्टिलेशंस के बाद वो हैं, फर्स्ट भाग है टर्नरी मिक्सर्स। टर्नरी मिक्सर्स में 3 प्रकार के विलयन हैं, बेंजीन भी 3 प्रकार के जो कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है टर्नरी मिक्सर्स में बेंजीन भी होगा, इथेनॉल का भी होगा और वाटर भी होगा। तो प्रथम मिक्सर में हमें 3 कंपोनेंट प्राप्त होंगे, बेंजीन, इथेनॉल और वाटर। जो सेकंड फ्रैक्शन होगा आफ्टर एजोट्रोपिक डिस्टिलेशंस, इस सेकंड जो मिक्सर है या सेकंड जो भाग है, जो फ्रैक्शन है सेकंड फ्रैक्शन में हमें बाइनरी मिक्सर प्राप्त होता है। बाइनरी मिक्सर का मतलब है कि 2 कंपोनेंट होंगे, इथेनॉल होगा और बेंजीन होगा आफ्टर एजोट्रोपिक डिस्टिलेशंस। एजोट्रोपिक डिस्टिलेशंस करने से हमें थर्ड भाग जो थर्ड फ्रैक्शंस प्राप्त होता है वो क्या होता है, प्योर इथेनॉल का होता है, 100% इथेनॉल का। तो हम इस प्रकार 100% इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं इस एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन से। हमें क्रूड इथेनॉल है या इस रेक्टिफाइड स्प्रिट है उसमें बेंजीन मिलाना है, फिर इसका एजोट्रोपिक डिस्टिलेशंस करना है। एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन से हमें 3 फ्रैक्शंस प्राप्त होंगे मिक्सर के। फर्स्ट मिक्सर होगा उसमें 3 कंपोनेंट होंगे, बेंजीन मिलेगा, हमें इथेनॉल मिलेगा, वाटर मिलेगा। और सेकंड जो फ्रैक्शन है जो मिक्सर का, उसमें वो बाइनरी मिक्सर होगा, इथेनॉल और बेंजीन होगा। और थर्ड जो मिक्सर होगा वो प्योर इथेनॉल प्राप्त होगा, थर्ड जो फ्रैक्शन होगा। तो इस प्रकार हम थर्ड फ्रैक्शंस को सेपरेट करके हम 100% प्योर इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेथड्स के माध्यम से भी हम 100% इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। अभी तक हमने जो एल्कोहल्स हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, उनके बनाने की विधियां पढ़ी है। उसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने इंट्रोडक्शंस एंड नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल पढ़ा है। और अब हमारा नेक्स्ट वीडियो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। तो बने रहिएगा, यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और इनबॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।